समझिए, भारत में रिजर्वेशन से रिलेटेड या यूं कहें कि भारत में पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन या अफर्मेटिव एक्शन से रिलेटेड पूरी क्रोनोलॉजी क्या है वो समझते हैं। सबसे पहला मैंने आपको क्या बताया, चंपकम दोराईराजम केस होता है जिसके अंदर में सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, स्ट्राइक डाउन कर देता है कि सिर्फ कास्ट के आधार पर आप रिजर्वेशन नहीं दे सकते। जिसके बाद सरकार को पहले कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत लगती है। सरकार क्या करती है, आर्टिकल 15(4) और 16(4) इंट्रोड्यूस करती है, जिसके अंदर वो क्या कहती है, 15(4) के अंदर वो कहती है कि सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस एंड और SC STs के लिए स्टेट कैन मेक स्पेशल प्रोविजंस, वर्ड्स पर ध्यान देना। और 16(4) में वो ऑलरेडी था कि 16(4) में उन्होंने बोला था स्टेट कैन मेक स्पेशल प्रोविजंस फॉर एनी बैकवर्ड क्लासेस जो स्टेट की नजर में एडिक्वेटली सर्विसेज में रिप्रेजेंटेड ना हो। ठीक, तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से 15(4) लाया जाता है जो कि 16(4) की लाइन पर था, और उसमें क्या बोल दिया जाता है कि सरकार चाहे तो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजंस और SC STs के लिए रिजर्वेशन ला सकती है। इसके बाद क्रोनोलॉजी में सबसे आगे कौन आता है, काका केलकर कमीशन। काका केलकर कमीशन आर्टिकल 341 के अंदर में बनाया गया था, प्रेसिडेंट ने बनाया था। काम क्या दिया गया था कि आप ये बताइए कि किन मेथड से, अब 15(4) बन चुका था, बैकवर्डनेस की बात हो चुकी थी, किन मेथड का हम यूज करेंगे उस बैकवर्डनेस को आइडेंटिफाई करने के लिए। काका केलकर ने शुरुआत में तो ये बोला कि भाई ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन, परसेंटेज ऑफ लिटरेसी, हायरार्की इन द सोशल ऑर्डर और रिप्रेजेंटेशन इन गवर्नमेंट सर्विसेज, इन आधारों पर हम इसको डिसाइड करेंगे कि बैकवर्डनेस क्या है। लेकिन उसके साथ साथ कमीशन ने क्या बोला कि इंडिया में जो कास्ट है इट इज अ रेलेवेंट पैरामीटर टू ट्रेस सोशल बैकवर्डनेस। लेकिन काका केलकर कमीशन की कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट कब आता है, जब कमीशन के ही 3 मेंबर ये बोलने लगते हैं कि हम तो प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रहे, प्रॉब्लम को परपेचुएट कर रहे हैं, फिर तो कास्ट कभी खत्म ही नहीं होगी। और इवन काका केलकर साहब भी साइन करने के बाद में उस रिपोर्ट को डिसोन कर देते हैं, कहते हैं कि ये प्रॉब्लम को ही परपेचुएट कर रहा है, सॉल्व नहीं कर रहा। क्रोनोलॉजी में आगे क्या होता है, MR बालाजी केस आता है, और MR बालाजी केस में गवर्नमेंट ने क्या किया था, गवर्नमेंट ने एक रिजर्वेशन दिया था जिसको उन्होंने सिर्फ और सिर्फ कास्ट के आधार पर बनाया था। और MR बालाजी केस में सुप्रीम कोर्ट क्लियरली क्या बोलता है, वो कहता है कि भाई सिर्फ और सिर्फ कास्ट के आधार पर ही आप किसी की बैकवर्डनेस को जस्टिफाई नहीं कर सकते। आई रिपीट, सिर्फ और सिर्फ कास्ट के आधार पर ही आप किसी की बैकवर्डनेस को जस्टिफाई नहीं कर सकते। और इसमें सुप्रीम कोर्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या बोलता है बालाजी केस में, the use of caste may be inappropriate if the end goal is to eradicate caste itself। यही बात काका केलकर भी थोड़ी देर पहले बोल रहे थे। क्रोनोलॉजी आगे बढ़ती है, चित्रलेखा केस आ जाता है, और चित्रलेखा केस में क्या बोला जाता है, वो कहते हैं कि भाई देखिए, कास्ट एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर समाज में हमारे यहाँ है, लेकिन सिर्फ कास्ट के आधार पर आप रिजर्वेशन नहीं दे सकते। और वो बोलते क्या है कि अगर एक बैकवर्डनेस को डिटरमाइन करने के लिए कास्ट के अलावा भी कोई पैरामीटर लिए गए तो कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कास्ट ही अलोन बैकवर्डनेस का पैरामीटर नहीं है। चित्रलेखा के CEWS का आधार बनता है, जहां पर वो कहते हैं कि सिर्फ कास्ट नहीं, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस हम देखेंगे। लेकिन इसके बाद शुरुआत होती है एक अलग टाइप ऑफ जजमेंट्स की, जिसमें राजेंद्रन केस होता है। और राजेंद्रन केस में सुप्रीम कोर्ट बोलता है कास्ट कैन बी यूज्ड एज द सोल इंडिकेटर फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ बैकवर्डनेस अंडर 16 and 15। caste can be used as the sole indicator of backwardness under 16 and 15। उसके बाद मैंने आपको बताया क्रोनोलॉजी आगे बढ़ती है, मंडल कमीशन बनता है मोरारजी भाई के टाइम पर, और वो मंडल कमीशन को लागू करते हैं VP सिंह। और VP सिंह कैसे लागू करते हैं, एक गवर्नमेंट नोटिफिकेशन से, एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से उसको लागू करते हैं। तो होता क्या है, जो आपका मंडल कमीशन था उसमें SC ST के अलावा 27% OBCs को दिया गया था। ठीक,
ये मंडल कमीशन चैलेंज होता है सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन उससे पहले क्या हुआ था, उससे पहले सरकार बदल गई थी, नरसिम्हा राव जी की सरकार आ गई थी, तो नरसिम्हा राव जी ने इसमें क्या किया था, दो चेंजेस करे थे। और वो दोनों चेंजेस कौन कौन से थे? पहला चेंज नरसिम्हा राव जी ने क्या किया था, उन्होंने कहा था कि जो बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, उनमें भी जो गरीब लोग हैं, उनको उस क्लास के अमीरों के ऊपर तरजीह मिलेगी। यही चीज बाद में क्रीमी लेयर बन जाती है जब चित्रलेखा जब इंदिरा साहनी केस होता है। ठीक, यानी कि बैकवर्ड क्लासेस के अंदर जो पुअर लोग हैं, वो उस समाज के जो रिचर लोग हैं, उनसे पहले उन्हें रिजर्वेशन मिलेगा। पुअरर्स को तरजीह दी जाएगी सेम क्लास में। अगर एक कास्ट है, मान लीजिए यादव है, तो यादव में जो गरीब होंगे वो उनको पहले रिजर्वेशन मिलेगा, या उनको रिजर्वेशन मिलेगा, बाकियों को भले मिले या ना मिले। दूसरा केस वो क्या करते हैं, मुरारजी भाई सॉरी नरसिम्हा राव जी इसमें चेंज, वो 10% रिजर्वेशन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को देने की बात करते हैं। जब इंदिरा साहनी केस होता है, तो इंदिरा साहनी केस में क्या होता है, वो पहले तो ये 10% जो ईडब्ल्यूएस का था, इसे ड्रॉप कर देते हैं, ठीक है ना। दूसरी चीज क्या होती है, देखिए सबसे पहला जजमेंट दिया जाता है कि 15(4) और 16(4) में कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि अ स्टेट विल मेक स्पेशल प्रोविजंस बाय लॉ। तो जो चैलेंज है हुआ था कि गवर्नमेंट एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से क्या 15(4) और 16(4) के अंदर लॉज बना सकती है, तो जवाब आता है हाँ बना सकती है। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 12 वाला स्टेट है जो लिखा हुआ है 15 और 16 में, और आर्टिकल 12 वाले स्टेट में एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर दोनों आती हैं। उसके बाद क्या होता है, वो ये कहा जाता है कि 16(4) और 15(4) को इफेक्टिव करने के लिए आपको क्या नहीं चाहिए, कोई लॉ नहीं चाहिए, कोई लॉ नहीं चाहिए। नंबर 2, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, जब बात यह आती है कि भाई बैकवर्डनेस, व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स बैकवर्डनेस। ठीक, जब बात यह आती है कि व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स बैकवर्डनेस, तो उसमें वो बोलते हैं कि भारत में बैकवर्डनेस में सोशल बैकवर्डनेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सोशल बैकवर्डनेस को हमें ध्यान में रख करके चलना है, हम सोशल बैकवर्डनेस को छोड़ नहीं सकते। लेकिन इसी के साथ एक और डोर वो ओपन करते हैं, वो क्या कहते हैं, कहते हैं 16(4) में अंतर क्या है, 16(4) में लिखा हुआ है एनी बैकवर्ड क्लासेस, बैकवर्डनेस के पैरामीटर नहीं बताए हैं। तो अगर मान लीजिए गवर्नमेंट को ये लगता है कि भाई ठीक है, हमें सोशल और एजुकेशनल बैकवर्डनेस के अलावा भी कोई बैकवर्डनेस है, उसके आधार पर भी वो चाहे तो रिजर्वेशन दे सकती है। क्यों? क्योंकि 15(4) में क्या लिखा हुआ है, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, लेकिन 16(4) में ये बात नहीं लिखी है, एनी बैकवर्ड क्लासेस लिखा है। यही आधार बनता है बाद में ईडब्ल्यूएस के आने का, कि सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड के अलावा भी कोई बैकवर्ड हो सकता है, ये स्कोप अपने आप में 16(4) देता है, हाँ या ना। और इंदिरा साहनी केस का सबसे जो इंपॉर्टेंट प्रोविजन था, वो यही 16(4) और 15(4) के बीच का डिफरेंशिएट करना था। और इसके बाद में 16(4) में एक बात और लिखी हुई है कि एनी बैकवर्ड क्लासेस जिनका रिप्रेजेंटेशन स्टेट की सर्विसेज में ना हो। तो इंदिरा साहनी केस में उन्होंने क्या बोला, ये स्टेट की जिम्मेदारी है कि वो ये देखे कि भाई किसका रिप्रेजेंटेशन स्टेट की सर्विसेज में नहीं है। हाँ, कैसे देखेगा, वो एक ऑब्जेक्टिव पैरामीटर उसका होना चाहिए। नंबर 2, उसके बाद यहीं पर आपकी क्रीमी लेयर की शुरुआत हो जाती है। और एक बात वो कहते हैं कि 50% जो है रिजर्वेशन का क्राइटेरिया, 50% को ब्रीच नहीं करना चाहिए, एक साल में क्राइटेरिया 50% से ऊपर नहीं जाना चाहिए। आज भी जब रिजर्वेशन की डिमांड होती है तो लोगों को पता होता है कि अगर 50% की लेयर से ऊपर चला गया तो वो स्ट्राइक डाउन हो जाएगा। हालांकि 50% वाली लेयर के कुछ एक्सेप्शन भी हैं, जैसे तमिलनाडु, ये तमिलनाडु की सोसाइटी में वैसे भी जो बैकवर्डनेस है वो ज्यादा है। ठीक, नंबर 2, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, उन्होंने ये कह दिया कि कोई क्लास का सिर्फ बैकवर्ड होना ही उसके रिजर्वेशन के लिए पर्याप्त नहीं है। आर्टिकल 16(4) में क्या लिखा हुआ है, एनी बैकवर्ड क्लासेस जिनका स्टेट की सर्विसेज में रिप्रेजेंटेशन ना हो। तो उन्होंने कहा कि सिर्फ बैकवर्ड होना जरूरी नहीं है, उनका स्टेट की सर्विसेज में इनएडिक्वेटली रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। इनएडिक्वेटली वो रिप्रेजेंट हो वहां पर, मतलब उनका रिप्रेजेंटेशन अच्छा ना हो, तो वो रिजर्वेशन को मांग सकते हैं। ठीक, ये है आपका इंदिरा साहनी केस और आज की क्लास। ठीक, धन्यवाद।